हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम चलते हैं बिहार एक परिचय, जो कि इम्तियाज़ अहमद और इम्तियाज़ अहमद की बुक है। इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत, टोटल बिहार के इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जिसमें बीपीएससी से आपको इसमें 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इतिहास के स्रोत हम देखेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। हम डी में देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी सारा है, भग्नावशेष है, यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख है, सिक्का है तथा धार्मिक ग्रंथ है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो भग्नावशेष हैं, यात्रा वृत्तांत है, अभिलेख है, सिक्का है तथा धार्मिक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के क्या स्रोत हैं? तो पाटलिपुत्र के संबंध में उपयुक्त सभी जानकारी के स्रोत हैं, भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए तो किससे हुए? तो पाटलिपुत्र से हुए, पाटलिपुत्र से नहीं, लौरिया अरेराज से हुए। उसके बाद में आपको लौरिया नंदगढ़ से हुए। उसके बाद में सहसराम से हुए तथा रामपुरवा से हुए। बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए तो लौरिया नंदगढ़ से, लौरिया अरेराज से तथा रामपुरवा से तथा सहसराम से। इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। लौरिया नंदगढ़ याद कर लेंगे, लौरिया अरेराज, रामगढ़वा पूर्वा तथा सहरसा, रामपुरवा। इसके बाद देखेंगे अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ। अशोक का लघु शिलालेख सहसराम से प्राप्त हुआ। अशोक का लघु शिलालेख सहसराम से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की, मौर्यकाल में जितने, यानी अशोक के शासनकाल में जितने भी अभिलेख हुए थे, सभी का भाषा प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? तो लिपि है, लिपि ब्राह्मणी है, लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किन स्थान से प्राप्त हुए हैं? किस स्थान? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं, बराबर से प्राप्त हुए हैं, राजगीर से प्राप्त हुए हैं, उपयुक्त सभी से प्राप्त हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र से मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगीर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है तो मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। मनेर ताम्रपत्र से मिलता है। मनेर ताम्रपत्र, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य मनेर ताम्रपत्र से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कौन से? तो इसका हो जाएगा सी, तुगलक राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार से तुगलक वंश, बिहार में तुगलक वंश का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत। तो बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान क्षेत्र है? तो तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो बिहार में फाहियान भी आए थे, उसके बाद युवा चांग भी आए थे, इत्सिंग भी आए थे, यानी उपयुक्त तो सभी इसका उत्तर हो जाएगा। फाहियान, युवा चांग तथा इत्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुल्ला तकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया। नेक्स्ट, बिहार में पहली बार विदेशी आया था मुल्ला तकिया करके। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी,
फ्रांसा बर्निया, फ्रांसा वर्निया, फ्रांसीसी था, बर्निया ये नहीं आया था। जबकि मैनरिक ने आया था, जॉन मार्शल ने आया था तथा पीटर मुंडी ने आया था। पीटर मुंडी, जॉन मार्शल तथा मैनरिक आया था और फ्रांसीय बर्निया नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाहरी स्थाने गैबी किसकी रचना है? बाहरी स्थाने गैबी मिर्जा नाथन की रचना है। मिर्जा नाथन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहवानी की रचना है। मिर्तुल अहवाल मुल्ला बहवानी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत निम्नलिखित में से मध्यकालीन मिथिला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका होता है कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका तथा वर्ण रत्नाकार। इसका उत्तर हो जाएगा। फिर से इसमें क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत हैं। मध्यकालीन जो मिथिला है उसके इतिहास के स्रोत हैं कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकार तथा कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। तो चिरांद से भी मिले हैं जो कि छपरा में पड़ता है, तो उसके चेचर वैशाली से भी मिले हैं जो सोनपुर पड़ता है, तब मनेर से भी मिले हैं, यानी उपयुक्त सभी से मिले हैं। चिरांद से मिले हैं, चेचर से मिले हैं, मनेर से मिले हैं। क्या मिले हैं? तो प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं बिहार के। चिरांद छपरा से बोलते हैं तथा चेचर वैशाली तथा मनेर से भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो लौरिया और चंपारण जो है, चंपारण से मिले हैं। लौरिया से मिले हैं, तो लौरिया नंदगढ़ से मिले हैं तथा रामपुरवा से मिले हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यानी तीनों जगह से मिले, लौरिया नंदगढ़, लौरिया अरेराज तथा रामपुरवा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बिहार के गया जिले से अपसड से प्राप्त अभिलेख में गया जिले के अपसेट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्तीय राजवंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर से प्राप्त लेख में जानकारी मिलती है। फिर से इसको देखेंगे, बिहार प्रांत के आरा जो जिला है, आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख, किसका लेख? तो देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में स्थित है और मंदर जो कि बांका में स्थित है से प्राप्त लेखों से जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक के देवगुप्त तथा विष्णु एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। देवबरनाक के अभिलेख से परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त तथा विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का वर्णन मिलता है, जो कि कहाँ पड़ता है? तो आरा में पड़ता है। आरा भी पड़ता है, शाहपुर पटना में पड़ता है तथा मंदर बांका में पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलती है तथा नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपात्र अभिलेख से भी मिलती है तथा महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलती है। यानी हम कहेंगे कि उपयुक्त में से सभी से मिलती है। क्या मिलती है? तो पाल शासकों के बारे में जानकारी देवपाल मुंगेर से मिलती है, नारायण पाल भागलपुर से मिलती है तथा महिपाल नालंदा तथा मुजफ्फरपुर से भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो क्या है? तो अथर्ववेद है। बिहार का सबसे ज़्यादा स्रोत अथर्ववेद से ही प्राप्त हुआ, अथर्ववेद। इसके बाद हम देखेंगे, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। किससे जानकारी? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है?
तो नालंदा के जो सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या, तो पाल काल का बौद्ध विहार, पाल काल का बौद्ध विहार नालंदा के सराय टीला का उत्खनन हो रहा था, खुदाई हो रहा था, तो उस समय क्या प्राप्त हुआ था, तो पाल काल का बौद्धिक विहार प्राप्त हुआ। कहाँ पे, तो नालंदा में। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य विनय पट्टिका एवं बौद्ध साहित्य विनय पट्टिका तथा दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, तो ए और बी दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। इसको ए और बी क्या है, तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में तथा मौर्योत्तर बिहार के बारे में। यानी बौद्ध साहित्य विनय पट्टिका तथा दीर्घ निकाय से क्या मिलती है, तो वैशाली के गणतंत्र तथा मौर्य बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा ई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्व थे। कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कनिंघम थे। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्व कौन थे, तो कनिंघम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नालंदा में स्थित बड़गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कनिंघम ने लगाया। नालंदा में स्थित बड़गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया, तो बी लगाया, कनिंघम में लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले। कहाँ से, तो नालंदा से 2 अभिलेख भी मिले जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर का भी खोज किया। कनिंघम ने बोधगया के मंदिर का खोज किया। बोधगया के मंदिर का खोज किसने किया, तो कनिंघम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। क्या की, तो कनिंघम में किसकी खोज की, तो केसरिया स्तूप यानी चंपारण में जो स्थित है केसरिया बौद्ध स्तूप, उसको भी खोज की। और उसके बाद लौरिया अरेराज अशोक स्तंभ की खोज की तथा बसाण के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की खोज की। कौन खोज किया, तो पुरातत्व कनिंघम जो था बिहार के सबसे अधिक जो चंपारण से रिलेटेड है, उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा खोज किया। जो केसरिया बौद्ध स्तूप जो चंपारण में पड़ता है, तो लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ तथा बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्तंभ का खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ से वर्णित है, तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। क्या है, क्वेश्चन फिर से देखेंगे। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण सतनाम उपहार में दिए। विदेह के राजा जनक ने निष्क सोना को बोलते हैं तथा सुवर्ण निष्क और सुवर्ण सोना को ही बोलते हैं का सतनाम उपहार दिए। किसको दिए, तो बृहदारण्यक दिए थे। उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है। मौर्य अभिलेख की लिपि क्या है, तो मौर्य अभिलेख की लिपि के बारे में, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि खरोष्टी लिपि, आरामाइक लिपि, ग्रीक लिपि, यानी इनमें से कोई नहीं लिपि है। बिहार से जो खरोष्टी है, आरामाइक है, ग्रीक है, इनमें से कोई लिपि बिहार के अभिलेख से, मौर्य अभिलेख से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। द्विभाषी अभिलेख तो शेरशाह से द्विभाषी यानी 2 भाषाओं में अभिलेख लिखा गया है मध्यकाल में, वह शेरशाह के शासनकाल से संबंधित है। द्विभाषी क्योंकि शेरशाह का अधिकांशतः समय बिहार में ही व्यतीत हुआ और बिहार से ही उन्होंने लड़ाई भी शुरू की तथा यहाँ पे रोड का भी कारोबार यहीं से करवाया, इसलिए। और इसके मध्यकालीन शासक था जिसके शासनकाल में द्विभाषी लिपि, द्विभाषी अभिलेख यानी 2 भाषाओं में लिखा हुआ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले, तो जिसके अभिलेख बिहार में, तो अकबर का अभिलेख बिहार में मिले। मुगल शासक का नाम बताइए, तो मुगल शासक बाबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सब बाहर था, लेकिन अकबर जो था, अकबर का अभिलेख बिहार में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी का स्रोत है? तो इसका होता है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय जो होता है ना, बौद्ध धार्मिक साहित्य का ग्रंथ है जो प्राचीन इतिहास की जानकारी का स्रोत इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सियर उल मुखातरिन मुतखरीन सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने की। गुलाम हुसैन तबतबाई ने की। क्या चीज़ की रचना की? तो सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन तबतबाई ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन बिहार से संबंधित स्रोतों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है इसमें, चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही मिलान कीजिए। तो एक साइड लिखा हुआ है रचना और दूसरा साइड लिखा हुआ है रचनाकार। एक साइड रचना है यानी पुस्तक का नाम है और उसके लेखक कौन है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि रियाज उसलातीन जो है इसका संबंध है, तो इसका मिलान हो जाएगा दो नंबर। गुलाम हुसैन सलीम इसका 2 नंबर हो जाएगा। रियाज उसलातीन गुलाम हुसैन सलीम। इसके बाद तारीख़ शेरशाही तो बी का हो जाएगा बी का 1 नंबर हो जाएगा। आब्बास सरवानी तारीख़ शेरशाही का उत्तर हो जाएगा आब्बास शेरवानी। उसका वक़ियाते मुस्ताकी इसका उत्तर हो जाएगा सी का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। रिजकुला वक़ियाते मुस्ताकी तथा रिजकुला इसका हो जाएगा रिजकुला। उसके बाद में है अफसनाए सहाँ का हो जाएगा आपका अफसनाए सहाँ, इसका हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। शेख कबीर इसको लिखे थे। उसके बाद वसातिनुल उन्स तो लास्ट में बच गया इख्तिसान देहलवी। चलिए इसको फिर से मिलान करते हैं। रियाज उस्तालीन एक बुक है, पुस्तक है। इसका लेखक का नाम है गुलाम हुसैन सलीम। उसके बाद तारीख़ शेरशाही अब्बास सरवानी के द्वारा लिखा गया। तारीख़ शेरशाही अब्बास सरवानी तथा वक़ियाते मुस्ताकी रिजकुल्लाह के द्वारा लिखा गया। उसके बाद अफसनाए सहाँ शेख कबीर के द्वारा लिखा गया तथा बसातिनुल उन्स तो इसका लेखक हैं इख्तिसान देहलवी हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुल्ला बहबहानी यात्री था, कहाँ का यात्री था? तो ईरान का यात्री था। मुल्ला बहबहानी ईरान का यात्री था। मुल्ला बहबहानी के यात्री यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। क्या? तो आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री था? तो ईरान का था। इसके बारे में कहाँ मध्यकालीन आधुनिक बिहार के बारे में इसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं। तो आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट गैजेट लेटर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट
रिपोर्ट, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट। उसके बाद में फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज, इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यानी आधुनिक बिहार के बारे में, आधुनिक बिहार के अध्ययन जो किया जाता है तो किस किस चीज़ से जानकारी मिलती है, तो फ्रांसीसी बुकानन द्वारा जानकारी मिलती है, डिस्ट्रिक्ट गैजेट लेटर से जानकारी मिलती है तथा फोर्ट विलियम से भी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो राजनीतिक नीतियां के बारे में प्रकाश डाला गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसमें राजनीति, पॉलिटिकल्स जितने भी रूल्स हैं, नीतियां हैं, उसके बारे में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ऑप्सर्ड जो गया में है, ऑप्सर्ड कहाँ है, तो गया में है। गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसके दीवारों तथा कथा दृश्य अंकित है। इसके दीवारों पर कौन से कथा के दृश्य अंकित है, तो रामायण अंकित है। ऑप्सर्ड जो है गया में पड़ता है, ऑप्सर्ड गया में पड़ता है। यहाँ पे एक मंदिर है, इस पर क्या प्राप्त हुए हैं, इस मंदिर पर लिखा हुआ है रामायण के स्रोत लिखे हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्राचीन बिहार के बारे में, हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन कुछ है, इसमें पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ, अनुमानतः पूर्व ऐतिहासिक काल पूछता है, तो बिहार में इसका उत्तर हो जाएगा 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल में पूर्व जोड़ देंगे, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल प्राप्त हुआ तो 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व याद कर लें दोस्तों। इसका बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष में प्राप्त हुए, पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष तो कुल्हाड़ियों के फलक से प्राप्त हुए, चाकू एवं खुरपी से प्राप्त हुए तथा मृदभांड से प्राप्त हुए। मृदभांड से बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का पहले ईस्वी सन पूछता है तो 40,000 ईसा पूर्व अनुमानतः इसको प्राप्त हुआ, आरंभ हुआ पूर्व ऐतिहासिक का। और इसे और अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए, तो अवशेष कुल्हाड़ी के फलक तथा चाकू खुरपी तथा मृदभांड प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो बिहार में भी आदि मानव पाए जाते थे। इसका शुरुआती साक्ष्य कहाँ से, तो मुंगेर और नालंदा। सबसे ज़्यादा आदि मानव बिहार में मुंगेर और नालंदा जिला में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि मानव का साक्ष्य मुंगेर और नालंदा में प्राप्त हुए, यानी मुंगेर नालंदा यानी दक्षिण बिहार में। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक से किस युग से है, तो पूर्व प्रस्तर युग से है। बिहार में आदि मानव जो आए थे उनके उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य किस युग से है, तो पूर्व प्रस्तर युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले, तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य यानी मुंगेर जिला से मिले। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मुंगेर जिला से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में चिरांद जो सारण में पड़ता है एवं चेचर वैशाली में पड़ता है, से किस युग के अवशेष मिले, तो नौ प्रस्तर युग के अवशेष मिले। बिहार में जो चिरांद जो सारण जिला में पड़ता है तथा वैशाली में चेचर पड़ता है, इसका अवशेष यहाँ पे किस अवशेष प्राप्त हुए, किस युग में अवशेष प्राप्त हुए, इन दोनों जगहों पर नौ प्रस्तर युग में अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग जिसमें तांबा का यूज होता था के परवर्ती चरण में कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो चिरांद से भी प्राप्त हुआ था, चेचर से भी प्राप्त हुआ था, तो सोनपुर एवं मनेर से भी प्राप्त हुआ था। यानी उत्तर बिहार के ये तीनों मुख्य शहर है यहाँ से प्राप्त हुए। चिरांद जो कि सारण पड़ता है, चेचर वैशाली तथा सोनपुर एवं मनेर से क्या प्राप्त हुआ, तो प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए। चलिए इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक कला का आरंभ हम देखेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो आर्यों का आगमन ऋग्वैदिक काल में हुआ था। आर्यों का आगमन कहाँ हुआ था, तो ऋग्वैदिक काल में। बिहार में जो आर्यों का आगमन ऋग्वैदिक काल में हुआ था, लगभग 800 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ था बिहार में, 800 ईस्वी। बिहार सहित पूर्वी भारत में
आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। क्या सहायक था? तो लोहे का उपयोग। आर्य लोग आए बिहार में तो उस समय लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिए। आर्य लोग लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? जब महाभारत का युद्ध हुआ था, किसके अनुसार? तो श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो बिहार में कौन कौन से राज्य थे? तो मगध एवं विदेह तथा अंग और लिच्छवी। मगध विदेह राज भी थे, अंग और लिच्छवी राज भी थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था किसके द्वारा? तो श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बिहार में वो कौन कौन सा स्थान था? तो मगध तथा विदेह था तथा अंग तथा लिच्छवी था। यहाँ पर भी महाभारत का युद्ध लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका उत्तर हम देखेंगे, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? यानी फिर से इसको क्वेश्चन देखेंगे, वेद के किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शतपथ में मिलना चाहिए। हाँ, शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के निवास स्थान का मिलता है। यानी विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण इसका उत्तर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, वेद के किस ग्रंथ में? वेद है ना, वेद में जो शतपथ ब्राह्मण वेद है उसमें बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन, बिहार के किस राज्य में आर्यों का आगमन? तो बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में यानी शुरू में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? तो इसका हो जाएगा सी उत्तर हो जाएगा। सी मगध। फिर से इसका क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तो मगध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो विदेह था। विदेह के बारे में जानकारी, विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन केंद्र था? तो विदेह था। उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। क्या? तो विदेह जो था उपनिषद काल में, किस काल में? तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो विदेह था। राजा जनक प्रसिद्ध इसके विदेह के राजा जनक, विदेह वहीं होता है, दरभंगा क्षेत्र जो होता है ना, वहीं विदेह है। राजा जनक वहाँ के दार्शनिक थे और यहाँ पे व्याकरण साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो मगध के लिए किया गया। अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग मगध के लिए किया गया। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। तो उसमें अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया, ब्रात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका होता विदेह। बिहार का उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य कौन था? तो विदेह था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो भौगोलिक क्षेत्र, बिहार के भौगोलिक
बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा, जो बिहार का जितना भी भूगोल है इसकी चर्चा किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। भूगोल शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। और क्या बोलते हैं कि व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध में मिलता है। चलिए इसके बाद हम महाजनपद के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। महाजनपद, चलिए इसमें कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कौन सी शताब्दी में? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। कितने? तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार क्षेत्र में स्थित थी? यानी 16 ठो महाजनपद का उदय तो हो गया। कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी में हुआ। इसमें बिहार में कितने थी? तो इसमें बिहार में 3 थे। बिहार में कितने? 3 थी। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध तथा अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध तथा अंगुत्तर निकाय से मिलती है और बिहार में इसकी संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो सी, वत्स नहीं था। महाजनपद यानी अंग, वजी, वत्स, मगध, ये सब महाजनपद है। तो इसमें बिहार में कौन स्थित नहीं था? तो बिहार में वत्स स्थित नहीं था। वत्स जो है बिहार में स्थित नहीं था। मात्र 3 ठो ही बिहार में स्थित थे। कौन कौन थे? तो अंग थे, वजी थे, मगध थे। अंग, वजी, मगध तथा वज बिहार में स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित है? अंग जो है भागलपुर एवं मुंगेर में स्थित है। अंग भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र को उस समय अंग बोला जाता था। अंग। चलिए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। और कहाँ, किस क्षेत्र में थी? तो भागलपुर और मुंगेर में के क्षेत्र को बोला जाता था और इसकी राजधानी चंपा थी। इसके बाद और किससे मिलती है? तो बुद्ध के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाते थे। बुद्ध के समय जब महात्मा बुद्ध हुआ करते थे उस समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में? तो मगध महाजनपद में। पटना और गया मगध में था। 3 गो था महाजनपद। मगध, वत्स केवल नहीं था। पटना और गया मगध में था। पटना और गया कहाँ पे था? तो मगध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगीर में जो हुआ करती थी, मगध महाजनपद की राजधानी गिरि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी पृथक करती है। मगध तथा अंग महाजनपद को अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 8 राज्यों का एक संघ था। तो बज्जी जो था बिहार में स्थित महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। बज्जी में टोटल 8 गो राज्य समाहित थे। बज्जी बहुत बड़ा महाजनपद था। बज्जी संघ इसको बोला जाता था। 8 गो इसमें जुड़ा हुआ था। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसमें चेदी जो है चेदी इसमें सम्मिलित नहीं था। इसमें कौन कौन सम्मिलित था? तो लिच्छवी था, ज्ञात्रक था, विदेह था तथा चेदी बज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। वैशाली लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और बज्जी संघ लिच्छवी में ही आता था। हाँ, बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो बज्जी जो था गणतंत्र था। एक गणतंत्र जो वैशाली में पड़ता है, यानी
पूरा जगह सबसे पहला गणतंत्र जगह था बज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये बीपीएससी 46वीं का क्वेश्चन है। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैशाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम गणतंत्र वैशाली। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी, जो अभी कहाँ है? राजगृह में। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज थी, जो अभी है राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था? प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय जिसका प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 2001 के एग्जाम में पूछा हुआ है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, तो अंग जो था प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। चंपा, नालंदा, वैशाली ये सब नहीं था, और अंग जो था वो 16 महाजनपद में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, शाक्य गणराज्य की राजधानी थी, कोलिया गणराज्य की राजधानी थी। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। पावापुरी किसी की भी राजधानी नहीं थी। पावापुरी में भगवान महावीर जी का मृत्यु हुआ था, किसी की राजधानी नहीं। चलिए अब हम जैन धर्म से कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। जैन धर्म कह रहा है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर के जन्म स्थल कुंड ग्राम बिहार के किस जिला में है? तो वैशाली जिला में है। महावीर जी का जन्म वैशाली जिला में पड़ता है। वहीं वैशाली जिला किसको बोलते हैं? तो हाजीपुर को वैशाली जिला बोलते हैं। महावीर स्वामी के जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व में माना जाता है। कब माना जाता है? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर जी का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किस था? तो सिद्धार्थ का संबंध वजी संघ से था। वहीं वैशाली में वजी संघ था, तो वजी संघ महावीर के पिता का संबंध था वजी संघ से। सिद्धार्थ वजी संघ के एक गणराज्य कुंड ग्राम के सात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। कौन थे? तो सिद्धार्थ, महावीर के जो पिता थे सिद्धार्थ, वे वजी संघ के एक गणराज्य कुंड ग्राम के सात्रिक के क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी की माता तिरसाला, यानी जो विदेह दाता थे, विदेह राजकुमारी थे। तिरसाला कहाँ की राजकुमारी थी? तो तिरसाला लिच्छवी की राजकुमारी थे। तिरसाला लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थे। लिच्छवी किसकी बहन थी? तो लिच्छवी जो चेतक की बहन थी वो क्या थी? तो महावीर स्वामी की माता थी लिच्छवी, और वे लिच्छवी चेतक की बहन थे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे। महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो अपने अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। वहाँ पे मृत्यु को भी प्राप्त हुए। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, जो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पे हजारों की संख्या में देशी विदेशी यात्रियों ने भ्रमण करते हैं। महावीर अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर की मृत्यु, जिसको हम निवाड़ बोलते हैं, कहाँ हुई थी? तो वहीं पावापुरी में हुई थी महावीर जी की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन के बारे में पूछते हैं। बौद्ध संगीति होता है और जैन संगीति होता है, तो बौद्ध संगीति हम बाद में पढ़ाएंगे। जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? यानी किसके शासन चल रहा था उस समय जैन संगीति हुआ था? प्रथम तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हीं का राजपाट चल रहा था उस समय। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखें। प्रथम जैन संगीति
किसकी की अध्यक्षता, जैन संगीति जो हुआ था उस समय अध्यक्ष भी इसमें हुआ था, अध्यक्षता भी किया जाता था। तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता इसके महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, जिसमें कौन कौन से कार्य हुए, तो जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रमाणन किया गया, प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों यानी श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें क्या कार्य हुए, तो इसमें सबसे पहले जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे तथा दिगंबर नंगे रहते थे, और 12 अंगों का प्रणयन हुआ इसमें। इसमें महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर यानी वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ मानी जाती है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर जो थे वसुपूज्य, इसकी जन्मस्थली चंपा में मानी जाती है। जो ये क्या थे, वसुपूज्य क्या थे, तो 12वें तीर्थंकर थे। 24वें कौन थे, महावीर जी थे। चलिए बौद्ध धर्म से अब हम क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म का इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा, और बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे, यानी घर छोड़ के कहाँ भाग के चले गए थे, तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। उस समय अलार कलाम जो आश्रम चला रहे थे, उसी में बौद्ध धर्म के जो संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध वे घर से निकल के चले गए थे। शादी हो जाने के बाद भी घर से चले गए थे। कौन चले गए थे, तो गौतम बुद्ध ने चले गए थे। किसके आश्रम में गए थे, तो अलार कलाम के आश्रम में चले गए थे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। कौंडिन्य है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले, तो उरुग्वेला बोध गया जैसे पहुँचे वहाँ पे इनको 5 ठो ब्राह्मण से भेंट हुआ। कौंडिन्य, गौतम बुद्ध जो उरुग्वेला जिसको बोलते हैं, उरुग्वेला उस समय था, आज वो बोध गया बोलता है। बोध गया समझिए ना, गया उरुग्वेला, यहाँ पे उनको 5 ठो ब्राह्मण मिले। चलिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में, वहीं पे जहाँ पे ब्राह्मण जो मिले थे वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हो सकता है कि ब्राह्मण लोग के द्वारा इनको शिक्षा प्राप्त हुआ हो और यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी पूछेगा तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में वहीं बोध गया में जहाँ पे ब्राह्मण लोग मिले थे, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ये तपस्या किए। बहुत तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था, जिसे कोई कटवा भी दिया। कौन कटवाया, शशांक ने कटवा दिया। बोधि वृक्ष था, शशांक ने कटवा दिया। उसी वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया था निरंजना नदी के तट पे, जिससे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य है, यानी बौद्ध संगीति भी हुआ, उसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ उसमें कौन कौन से कार्य हुए, तो बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत एवं विनय पट्टिका में हुआ। चलिए राजगृह में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उसमें कार्य के रूप में ये हुआ था कि बुद्ध धर्म की जितने भी शिक्षाएं थे सबका सूत संकलन, सबको एक साथ संग्रह किया गया सूत और विनायक पट्टिका में। किसमें संकलन किया गया, यानी जितना भी मतलब बुद्ध के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुआ था, उनके ज्ञान से संबंधित जितने भी रिलेटेड सामान थे, वस्तु थे, पेज थे, लिखावट थे, जो भी चीज़ था, सबको एक संकलन यानी किताब के रूप में संकलित किया गया और उसका नाम दे दिया गया सूत और विनय पट्टिका। चलिए इसका थोड़ा सा सारांश हम देख लें। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था।
चलिए इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति, पहला तो मालूम हो गया, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। और इसमें क्या क्या हुआ था? तो इसमें यानी बुद्ध की जितना भी शिक्षा था सबको संकलित किया गया, किसमें? सूत और विनायक पट्टिका में और उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ वो वैशाली में हुआ। इसमें कौन कौन से कार्य किए गए? तो इसमें कार्य किए गए, तो इसमें बौद्ध धर्म के दो भागों में बंट गया। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, जिस तरह से जैन धर्म दो भागों में बंटा था, दिगंबर और श्वेतांबर, उसी तरह से बौद्ध धर्म को भी दो भागों में बांट दिया गया। आस्थावीर और आस्थावीर, दो भागों आस्थावीर और महासंघ के रूप में विभाजित हुआ। प्रथम भाग आस्थावीर और दूसरा भाग महासंघिक। एक क्वेश्चन पूछेगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। प्रथम आस्थावीर हो गया, प्रथम भाग आस्थावीर हो गया और दूसरा भाग महासंघिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इसका ईस्वी सन भी देख लें। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 से 483 में प्रथम, 383 में द्वितीय हुआ, यानी 100 साल बाद। चलिए इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, यानी 1 2 हम लोग देख लिए, तृतीय प्रथम देख लिए राजगृह, द्वितीय पाटलिपुत्र, तृतीय का देखिए द्वितीय कहाँ था? द्वितीय प्रथम राजगृह, द्वितीय कहाँ? तो द्वितीय वैशाली और तृतीय पाटलिपुत्र, याद रखें। तो तृतीय का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। और इसमें कौन कौन से कार्य किए गए? इसमें मुख्य रूप इसमें कठोर नियम बनाए गए। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि 251 ईस्वी में हुआ था, 251 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पट्टिक का संकलन हुआ। अभिधम पिटक का क्या हुआ? संकलन हुआ। अभिधम पिटक एक पुस्तक है, इसी में क्या हुआ? संकलन हुआ। और इसके साथ साथ इसमें कठोर नियम बनाया गया बौद्ध संगीति में कि इसका जो उल्लंघन करेगा, चाहे इससे जो भी गलतियां होगी उसको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। और इसके साथ साथ अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तो और इसका ईस्वी सन क्या होता है? तो 251 ईस्वी में तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? सबसे ज़्यादा संबंध बोध गया, राजगीर और वैशाली। महात्मा बुद्ध जी का तीनों नगरों से सबसे ज़्यादा संबंध रहा, घनिष्ठ संबंध रहा, बोध गया, राजगीर तथा वैशाली। और अपने जीवन का लगभग पूरा समय इसी 3 जगहों पर उन्होंने गुजार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, इनमें सम्मिलित थी। तो महात्मा बुद्ध जी ने भविष्यवाणी भी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? तो पाटलिपुत्र के विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी। तो क्या भविष्यवाणी में क्या था? तो बताए थे कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो सकता है, अग्नि से क्षतिग्रस्त हो सकता है तथा आंतरिक कलह से क्षतिग्रस्त होता है। और जैसे जैसे समय बीतते गया और ये घटना होते गया, तो यानी उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था कि बाढ़, अग्नि तथा आंतरिक कलह यानी उपयुक्त सभी, इन्होंने भविष्यवाणी किया था। किसके बारे में भविष्यवाणी किया था? तो पाटलिपुत्र के बारे में। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया? वहीं पर बनवाया गया जहाँ पे इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध बौद्ध यानी सारिपुत्र बौद्ध, प्राचीन बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। सारिपुत्र का जन्म हुआ था तो नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। इसका मगध साम्राज्य का हम देख लेंगे थोड़ा सा। मगध साम्राज्य का उत्थान के बारे में देखेंगे।
प्राचीन भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय जाता है तो मगध को। प्राचीन भारत में यानी प्राचीन भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय मगध को जाता है। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी तो मगध राज्य की राजगिरी थी, राजगिरी के पहाड़ियों से घिरी थी। मगध राज्य की राजधानी जो थी राजगिरी के पहाड़ियों से घिरी हुई थी और राजगीर के पहाड़ियों से घिरी हुई थी और राजगीर मगध की आरंभिक राजधानी थी तो राजगिरी पहाड़ियों से घिरी थी। चलिए इसके बाद हम देख लेंगे महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। महाभारत और पुराण जो था उसके अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था तो बृहदर्थ राजवंश था। बृहदर्थ वंश महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहदर्थ राजवंश। बृहदर्थ राजवंश जरासंध के पिता बृहदर्थ से आरंभ हुआ था। बृहदर्थ राजवंश जरासंध के पिता बृहदर्थ से आरंभ हुआ। चलिए इसके बाद देखेंगे मगध जनपद का संस्थापक कौन था तो बृहदर्थ तथा जरासंध। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहदर्थ तथा जरासंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था और उसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो बिंबिसार अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र थे। बिंबिसार किसके मित्र थे? तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध जी के मित्र थे, महात्मा बुद्ध के मित्र थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। मगध साम्राज्य का सबसे उत्कर्ष हुआ यानी जन्म हुआ, इसका विकास हुआ बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने कौशल देवी के साथ भी किया था, चेलना से भी किया था तथा खेमा से भी किया था। तीन जगह किया था। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल देवी, चेलना तथा खेमा से किया था। इसको देखेंगे थोड़ा सा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। बिंबिसार जो था मगध साम्राज्य का एक प्रतिबद्ध शासक था। इन्होंने अपनी वैवाहिक संबंध की सुदृढ़ता पक्का की तथा कौशल की तथा खेमा पंजाब की तथा चेलना वजी संघ की राजकुमारी थे। इसको देख लेंगे फिर से। कौशल देवी कहाँ की थी? कौशल की थी। कौशल देवी कौशल की थी, इससे भी शादी किए थे। खेमा पंजाब की थी तथा चेलना वजी संघ की थी, वजी संघ की राजकुमारी थे। ये तीनों से बिंबिसार ने शादी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को जीत लिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर बिंबिसार को जीत लिया। हर्यक वंश का दूसरा नाम क्या था? तो हर्यक वंश का दूसरा नाम अजातशत्रु था, जो कि 493 से 461 ईसा पूर्व इनका शासनकाल माना जाता है। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? राजगीर में दुर्ग तथा तो अजातशत्रु ने की थी। राजगीर जो है उसमें अजातशत्रु ने दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी। कौन था? अजातशत्रु ने की थी।
अजातशत्रु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बजी संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने बजी संघ के लिच्छवियों को क्या कर दिया? तो पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? तो अम्रपाली वैशाली की थी। अजातशत्रु के संबंध अजातशत्रु का प्रेम संबंध था वैशाली। नर्तकी चर्चित नर्तकी यानी डांस करने वाली अम्रपाली जो थी वो वैशाली की थी और अजातशत्रु से प्रेम करते थे। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो लिच्छवी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ? तो लिच्छवी जो था, लिच्छवी के साथ प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन अजातशत्रु के बाद उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। इसे उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? कौन से राजा ने? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस राज्य वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो मगध पर शिशुनाग वंश। हर्यक वंश जब खत्म हो गया तो मगध पर शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली को राजधानी बनाया? तो शिशुनाग ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही। तो कालाशोक को इसका हो गया कालाशोक। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई? कालाशोक ने बनाया। कालाशोक को क्या कहा जाता है? कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो साबक मीर ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साबक मीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक तथा महानंदिनी को बताया जाता है। नंद वंश के संस्थापक तथा महानंदिनी को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध के किस शासक को कली का अंश तथा परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक तथा स्वतंत्र सर्वशतांग तथा एक छत्र एवं एकराट भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो महापद्मनंद को कहा जाता है। यह नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। क्या था? तो शासक था महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था, जो अभी गृहब्रज राजगृह में हुआ था, जिसका नाम पुराना नाम था गृहब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्मनंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन घनानंद था। सिकंदर के समकालीन घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था, जो कि बीपीएससी 44वीं में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध साम्राज्य के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नामक नगर बना? तो वैशाली के वज्जियों को क्या किया? तो गंगा और सोन के संगम पर क्या किया? सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। कौन? तो मगध के सम्राट अजातशत्रु ने ऐसा किया था। गंगा और सोन पर पाटलिपुत्र के संगम पर जो भी लोग थे उनको सुसज्जित किया तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर वैशाली के वज्जियों के लिए बना। तो दोस्तों, यहीं पे हम आज अपना ख़त्म करते हैं वीडियो। इसके बाद हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें, आप निरंतर इसको देखें, तैयारी करें। बीपीएससी में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।